स्ट्रोक हुआ है और क्या इसके लक्षण होते हैं? कॉमन लक्षण क्या होते हैं? ज़्यादातर जो लक्षण होते हैं कि मरीज को एक हिस्से में, एक तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ, एक हिस्से में कमजोरी आ जाना या सूनापन आ जाना जिसको बोलते हैं। उसका जो है मुंह टेढ़ा हो जाना, आवाज तुतला जाना। नमस्कार, स्वागत है आपका रक्षक पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट हमने उन क्रूशियल मोमेंट्स के लिए बनाई है जहां आप किसी के रक्षक बन सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे आ रहा है 29 अक्टूबर को। इस वर्ष 2025 का विषय है एवरी मिनट काउंट्स। हमारे पास जो गेस्ट हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, एडिशनल डायरेक्टर यहाँ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जयपुर में। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्ट्रोक क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं? देखिए, जभी भी जो हमारा दिमाग होता है उसकी ब्लड सप्लाई बाधित होती है, वो दो वजहों से हो सकती है। या तो खून की जो खून की नली है उसमें रुकावट आ जाए या खून की नस फट जाए। जब खून की नली में रुकावट आती है उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें जो ब्रेन है हमारा उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो जो एरिया वो आर्टरी ड्रेन कर रही होती है, जो आर्टरी ब्लड जिस एरिया को वो सप्लाई कर रही होती है वहाँ पे डैमेज हो जाता है। और जब हेमरेज होता है, यानी दूसरा प्रकार जो हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ब्रेन की नस खून की नस फटने की वजह से होता है। तो जब ब्लड किसी जगह इकट्ठा होता है उसके दबाव की वजह से ब्रेन को डैमेज होता है, तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। एक तीसरे प्रकार का स्ट्रोक भी होता है जिसको हम टीआईए या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। इसमें मरीज को कुछ देर के लिए स्ट्रोक के लक्षण आते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के अंदर ही वो वापस नॉर्मल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो खून की नस में रुकावट है वो थोड़ी देर के लिए रही और वो अपने आप ही वापस से सप्लाई नॉर्मल हो जाती है। कितनी देर का देखिए, समय सीमा होती है टीआईए कहने की? आमतौर पे हम मानते हैं कि आधे घंटे में जो है पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। बट जो पुरानी डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर 24 घंटे तक भी पेशेंट नॉर्मल हो जाता है तो टीआई हम उसको बोलते हैं, बशर्ते उसकी जो एमआरआई है उसमें ब्रेन में कोई डैमेज हमको नजर नहीं आना चाहिए। अगर डैमेज है तो वो इस्केमिक स्ट्रोक है, अगर नहीं है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है तो वो टीआई है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले स्ट्रोक के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इस पूरी दुनिया में हर 6 सेकंड में किसी ना किसी को स्ट्रोक हो रहा होता है। अ, हर 6 में से एक आदमी को अपनी लाइफ टाइम में एक ना एक बार स्ट्रोक जरूर होगा। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, नवजात शिशु न्यूबॉर्न उससे लेके एकदम वृद्ध 90 या 100 साल के आदमी को भी ये स्ट्रोक हो सकता है। अगर हम स्ट्रोक से होने वाली मौतों के बारे में बात करें तो एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को मिलाकर जितनी मौत होती है उससे कहीं ज्यादा मौतें स्ट्रोक से होती है। और ये 60 साल की उम्र के बाद के जो लोग होते हैं उनमें सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है मृत्यु का। कॉमनली आम तौर पर किस उम्र में स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं? जैसे आपने बताया न्यूबॉर्न में भी होते हैं, लेकिन आम तौर पे कॉमन एज क्या रहती है? कॉमनली 50 साल की उम्र के बाद जो है स्ट्रोक होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जवान लोगों में भी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस जवान लोगों में भी देखने को मिल रहा है। अ, स्ट्रोक के कारण क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर जो है स्ट्रोक का सबसे कॉमन कारण है। करीब करीब 50% केसेस में हमको जो स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं उनमें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर मिलता ही है। इसके अलावा ब्लड शुगर का कंट्रोल नहीं होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, धूम्रपान, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं, बिल्कुल एक जगह बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी बिताना, मोटापा, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, जो हमारी गर्दन की खून की नस होती है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो दिमाग को सप्लाई करती है। कई बार उसमें भी कुछ डिजीजेस होती हैं, कैरोटिड आर्टरी डिजीज बोलते हैं हम उसको, उनकी वजह से कुछ खून के विकार होते हैं, रक्त कणों के विकार होते हैं जैसे सिकल सेल डिजीज है, उनकी वजह से भी हो सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे कारण थे जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको कंट्रोल करके हम स्ट्रोक की रिस्क को कम कर सकते हैं।
कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हमारा बस नहीं है, जैसे कि बढ़ती उम्र। हर दिन हमारी उम्र बढ़ती है और हमारी स्ट्रोक की रिस्क भी बढ़ती जाती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है बढ़ती उम्र। इसके अलावा अगर पेशेंट के परिवार में किसी को पहले स्ट्रोक हो चुका है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। पेशेंट को खुद को कभी पहले स्ट्रोक हो चुका है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, दोबारा स्ट्रोक होने का। तो ये कुछ कारण है जिसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज हम ज्यादा बात करना चाहेंगे उन कारणों पे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। यंग लोगों में स्ट्रोक के क्या कारण रहते हैं? क्या इनसे अलग होते हैं जो आपने बताया? जी, यंग लोगों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये भी हो सकते हैं, बट ये उतना कॉमन नहीं है। इन लोगों में जैसे ट्रॉमा होता है, गर्दन की खून की नस, जो कैरोटिड आर्टरी या वर्टिब्रल आर्टरी है, उनमें डिसेक्शन हो जाना चोट की वजह से। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन, कुछ जो मादक पदार्थ होते हैं, कोकीन वगैरह, उनके सेवन से भी यंग लोगों में स्ट्रोक होता है। इसके अलावा कुछ वस्कुलाइटिस बीमारी होती है जिनको वस्कुलाइटिस बोलते हैं, यानी खून की नसों का इन्फेक्शन, हम्म, सॉरी इन्फ्लेमेशन, उसमें ही हो सकता है। कुछ थ्रोम्बोफिलियाज होते हैं, यानी कि उनका खून जो है जेनेटिक कारणों की वजह से जो है नॉर्मल लोगों से ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो उनमें यंग लोगों में स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये कुछ कारण है जिनकी वजह जो यंग लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या है? तो अब बात करते हैं स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में। कैसे जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं कि स्ट्रोक हुआ है और क्या इसके लक्षण होते हैं? कॉमन लक्षण क्या होते देखिए, ब्रेन हमारा मास्टर ऑर्गन है, तो जैसे हम चलते हैं, कैसे हमारा बर्ताव होता है, हम बोलते हैं, सोचते हैं, ये सब ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जिस एरिया ऑफ ब्रेन में आपके डैमेज हुआ है उसके हिसाब से लक्षण होते हैं। पर ज़्यादातर जो लक्षण होते हैं कि मरीज को एक हिस्से में, एक तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ, एक हिस्से में कमजोरी आ जाना या सूनापन आ जाना जिसको बोलते हैं, उसका जो है मुंह टेढ़ा हो जाना, आवाज तुतला जाना, ये मोस्ट कॉमन जो है लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। इसके अलावा बैलेंस नहीं बना पाना एक लक्षण है। अचानक से जो है नजर में जो है बदलाव आ जाना, यानी धुंधला दिखना या फिर दिखना बंद हो जाना, एक कारण हो सकता है। अ, ये कुछ लक्षण हैं जो कि स्ट्रोक के होते हैं, तो हमको लक्षणों को तुरंत पहचानना है ताकि हम जो मेडिकल हेल्प है वो ले पाए। स्ट्रोक में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है, अचानक होता है, सडन ऑनसेट। हमेशा स्ट्रोक सडन ऑनसेट होता है। मेरे से बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर ये अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अभी क्या हो गया हैं? और क्यों हो गया? तो स्ट्रोक हमेशा अचानक ही होता है, ये भी हमको ध्यान रखने की बात जरूरत ऐसे लक्षण देखने पर या किसी में ऑब्जर्व करने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? है। इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक एक्रोनिम आपको बताना चाहूंगा। फास्ट एक एक्रोनिम है, FAST, जो कि बहुत पॉपुलर है। आजकल हम उसको बढ़ा के उसको बी फास्ट, BEFAST। तो जिनमें ये एक्रोनिम याद रखिए, जिनमें भी ये सिम्टम्स आपको दिखें तो तुरंत आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। बी का मतलब है बैलेंस। अगर किसी मरीज को बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, स्ट्रोक हो सकता है। ई का मतलब है आईज, देखने में दिक्कत हो या देखना बंद हो जाए या दो दिखने लगे अचानक से, एकदम से, तो ये स्ट्रोक हो सकता है। एफ का मतलब है फेस। अगर मरीज का चेहरा एक तरफ से लटक जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। ई का मतलब है आर्म। मरीज का एक आर्म जो है, एक हाथ वो ऊपर नहीं उठा पा रहा है या पूरा ऊपर नहीं उठा पा रहा, तो स्ट्रोक हो सकता है। एस का मतलब स्पीच। मरीज की बोली तुतला जाए या बदल जाए, उसको बोलने या समझने में दिक्कत हो रही हो अचानक से, तो वो स्ट्रोक हो सकता है। और टी का मतलब है टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस साल का जो हमारा मोटो है वो भी ये है, एवरी मिनट काउंट्स। तो जी। इस पे भी हम बात करेंगे कैसे जो है हर इंपॉर्टेंट, क्यों हर मिनट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये याद रखिए, बी फास्ट। अब जैसे ही हमको पता चलता है, जैसे ही हमको अंदाजा लगता है कि मरीज को इनमें से कोई प्रॉब्लम है, हमको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि हर एक मिनट में करीब 19 लाख, 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। अगर हम 1 घंटा जो है हेल्प लेने में देरी करते हैं तो हम हमारी उम्र जो है 3.5 साल बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम समय से हेल्प ले लेंगे तो हो सकता है हमारा दिमाग 3.5 साल जवान रहे, अगर हम नहीं लेते हैं उसके मुकाबले। क्या बेस्ट टाइम ड्यूरेशन रहती है जिसमें हॉस्पिटल पहुंचे तो आउटकम पेशेंट का हमारा बेटर हो सकता है? देखिए, जितना जल्दी हम पहुंचेंगे हॉस्पिटल हम्म, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एक थक्का गलाने की दवाई होती है ना। अगर मरीज को इस्केमिक स्ट्रोक है, खून की नस ब्लॉक हुई है,
तो थक्का गलाने की जो दवाई है वो दी जा सकती है। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा है। देखिए 3 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंचते हैं और ये दवाई हम दे पाते हैं, तो आप समझिए कि 100 में से 32 लोगों को जो है फायदा होने की संभावना रहती है। और अगर हम 3 से 4.5 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं, तो यही जो है 32% घट के 16% रह जाता है ना? इसलिए हर मिनट इम्पोर्टेंट है। ओके। और जो ये थक्का गलाने वाली दवाई है, इसके कुछ दुष्प्रभाव, इसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब हम देखिए, किसी पेशेंट को ये दे रहे हैं तो? फायदा तो हमने देखा हम्म। कि करीब 100 में से 32 लोगों को थोड़ा फायदा से लेके एकदम नॉर्मल हो जाने जैसा फायदा होता है। नुकसान में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नुकसान है वो है हेमरेजेस। कई जो नॉन सीरियस हेमरेज होते हैं, जैसे नाक से खून आना या पेशाब में खून आ जाना, ये करीब 6 से 10% लोगों में होता है। और जो सीरियस हेमरेज होते हैं, यानी कि ऐसा जो कि जान को खतरा भी जिनकी वजह से हो सकता है, उनका करीब 2 से 6% होता है। 2% हम लोग लेके चलते हैं कि सीरियस ब्रेन का हेमरेज हो सकता है मरीज को दवाई की वजह से, है ना? और ब्रेन के अलावा किसी और जगह पे भी हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से भी मरीज की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो ये फिगर 2% के करीब है। और नॉन सीरियस हेमरेज का फिगर जो है वो करीब 10% तक का है। ये तो हुई जब मरीज 4.5 घंटे में, अगर किसी कारणवश 4.5 घंटे में नहीं पहुंच पाते, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? देखिए, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। आजकल 4.5 घंटे के बाद भी जो है हम एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। ये सारी चीजें हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि खून की नस में ब्लॉक है, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के जरिए जो है एक खून की नस में एक तार डाल के और वो जो थक्का है उसको बाहर खींच सकते हैं। तो ये 6 घंटे तक आमतौर पे हम लोग करते हैं, लेकिन किसी किसी विशेष परिस्थिति में हम लोग ये 24 घंटे तक भी ये प्रक्रिया करके मरीज को बेनिफिट उसका दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मरीज इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो भी हम लोग जो है उनको दूसरा खून पतला करने की दवाई देते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा। उनसे भी धीरे-धीरे मरीज को फायदा होता है। ये अभी तक हम बात कर रहे थे इस्चेमिक स्ट्रोक की, जिसमें खून की नस में रुकावट हुई। अगर खून की नस फट जाती है, तो किस प्रकार से मैनेज किया जाता है? क्या रहता है यहाँ पे? खून की नस फटने को हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अगर खून की नस फट गई है, तो हमको बेसिकली सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमको करना होता है। मरीज का बीपी हम कंट्रोल में रखें, ताकि जो रक्तस्राव है, जो हेमरेज हो रहा है, वो रुक जाए और बड़ा ना हो। जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो और बड़ा ना हो। सपोर्टिव केयर होती है। इसके अलावा किन्हीं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कई बार जो है ब्रेन की सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। स्ट्रोक की इन जनरल रिकवरी कैसी रहती है? पेशेंट किस प्रकार से आगे सुधार होता है? क्या उसमें मुश्किल हो सकती है जो पेशेंट और उसके घर वाले फेस करते हैं? जहाँ तक रिकवरी की बात करें, तो ये जो मैं रिकवरी के फिगर्स बता रहा हूँ, ये नेचुरल कोर्स ऑफ स्ट्रोक है। जब हम इंटरवीन करेंगे, जो हमने बातें करी, थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बेक्टमी, तो ये परसेंटेज जो है हमारे फेवर में ज़्यादा हो जाती है। नेचुरल कोर्स में, यानी कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल इलाज ले रहे हैं, तो 10% लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। करीब 25% लोगों को माइनर सी प्रॉब्लम होती है। 50% लोगों को मॉडरेट टू सीवियर इम्पेयरमेंट होता है, उनको अब रूटीन काम करने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है। और करीब करीब 15% लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये अगर हम इंटरवीन करेंगे, यानी कि प्रॉपर तरीके से इलाज लेंगे, समय पे हॉस्पिटल जाएंगे, तो ये फिगर जो है, जो रिकवरी का फिगर से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिकवरी में कितना समय लगता है और क्या रिकवरी 100% तक हो पाती है? देखिए, ब्रेन में जो डैमेज होने के बाद रिकवरी होती है, वो शुरू के 3 महीने में बहुत अच्छी होती है। उसके बाद भी करीब 1 से 2 साल तक धीरे 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 चीज़ों में, जो उसकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है। 100% रिकवरी भी बहुत सारे लोगों में हो जाती है प्रॉपर ट्रीटमेंट से। ब्रेन का जो रिकवरी है, उस दौरान जो हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डिसेबिलिटी, एक तरफ का हाथ पैर काम नहीं करना, या धीरे धीरे उस हाथ और पैर में जकड़न हो जाना, बोलने में दिक्कत होना, अपनी बात मरीज समझा नहीं पाता है या वो दूसरों की बात समझ नहीं पाता है। इसके अलावा निगलने में दिक्कत, फिर जो है मरीज के बर्ताव में दिक्कत आ जाता है, उसकी याददाश्त पे फर्क पड़ सकता है, उसके सोचने समझने की शक्ति पे फर्क पड़ सकता है।
कई बार हाथों के ताकत तो पूरी आ गई है, लेकिन जो बारीक काम होते हैं, महीन काम होते हैं, उनमें करने में मरीज को दिक्कत होती है। जो सेकेंडरी डिप्रेशन होता है, मरीज ये सोच के परेशान होता रहता है कि अब मेरे तो डिसेबिलिटी आ गई है, कमजोरी आ गई है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो सेकेंडरी डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें भी भावनात्मक तौर पे मरीज को परेशान करती है। काफ़ी बार हम सुनते हैं कि मरीज किसी बाबा, वैद्य और इन सब से भी इलाज लेते हैं। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो सबसे अपील ही कर सकता हूँ कि सबसे पहले जैसे ही आपको लगे कि आपके मरीज को स्ट्रोक हुआ है, तो सबसे पहले आपको नज़दीक के स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाना चाहिए। सब लोगों को पहले ही आइडेंटिफ़ाई करके रखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में या हमारे घर के नज़दीक ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। बाबाओं के या जो दूसरे ट्रीटमेंट है, उनके पास जाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप वो जो विंडो पीरियड है, वो मिस कर देते हैं और फिर मरीज को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नेचुरल कोर्स में जो उसको इम्प्रूवमेंट होगा, वो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो एक तो विंडो पीरियड मिस हो जाती है, दूसरा वो जो दवाई देते हैं, उसका किसी को पता नहीं है, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वो कितना असर करेगी, है ना? इसके अलावा जो मरीज को स्ट्रोक वाले मरीज को सपोर्टिव केयर की ज़रूरत होती है, उसका मुँह क्लीन रहना चाहिए, उस पे बेड सोर नहीं होने चाहिए, पेशाब में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको जो है मोशन होता रहना चाहिए। तो ये भी कई बार वो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती है। जैसे किसी मरीज को एक बार स्ट्रोक आ चुका है और वो रिकवर कर चुका है काफ़ी हद तक, तो क्या दोबारा स्ट्रोक आने का भी रिस्क रहता है? देखिए और हुँ। किन कारणों से दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अ, देखिए जिसको एक बार स्ट्रोक हो चुका है उसको दोबारा आने की रिस्क तो ज़्यादा है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ना? तो जब एक बार मरीज को स्ट्रोक हो चुका है तो आगे ना आए उससे बचने के लिए जो डॉक्टर उनको दवा दे रहे हैं, खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल कम करने की, वो दवा उनको रेगुलर लेनी चाहिए। उन ये दवाइयाँ जो है जीवन भर लेने की होती हैं, तो बहुत सारे मरीज महीने 2 महीने के बाद जो है जब वो थोड़े बेटर होते हैं, ये दवाइयाँ बंद कर देते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। बीपी को कंट्रोल रखना है, शुगर अगर है तो उसको कंट्रोल रखना है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से बचना है हमको, मूव करते रहना है, एक्सरसाइज करनी है, धूम्रपान नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अल्कोहल का सेवन जो है लिमिटेड मात्रा में या नहीं करे तो और भी अच्छा है। इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए हार्ट की या कैरोटिड आर्टरीज़ की डिज़ीज़ है, कोई खून का कोई विकार है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको भी उनका भी इलाज लेके हम रिस्क से बच सकते हैं। यंग लोगों में किसी तरीके से क्या स्क्रीन कर सकते हैं हम कि चांसेस है स्ट्रोक ज़्यादा होने के या स्ट्रोक होने के, कोई तरीका? हाँ, देखिए ज़्यादातर केसेज़ में तो हमको बीपी उनका देखते रहना है, शुगर चेक करनी है, लिपिड प्रोफ़ाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जाँच हमको करनी है। एक अगर हमको डाउट है कि उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इको, 2D इको और 24 आवर्स होल्टर मॉनिटरिंग यानी कि 24 घंटे की उनकी ईसीजी की मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए उनको किसी और वजहों से हमको पता चलता है कि उसको वास्कुलाइटिस या थ्रोम्बोफिलिया है, यानी कि खून की नसों की कोई बीमारी है या फिर खून उनका गाढ़ा रहता है, तो उसकी भी स्क्रीनिंग करके हम लोग जो है उन बीमारियों का इलाज करके उसको स्ट्रोक से बचा सकते हैं। क्या अगर किसी की फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है, तो कुछ स्पेसिफिक जाँचें होती हैं या कैसे वो इंसान आगे स्ट्रोक से बचाव कर सकता हाँ, है? अब जैसे वास्कुलाइटिस है, बहुत बार ये फ़ैमिलियल हो सकती है, थ्रोम्बोफिलिया ये फ़ैमिलियल कई बार होता है, तो जैसे खून के विकार है, ये फ़ैमिलियल हो सकते हैं। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई शुगर है, ये सब भी जो है ज़्यादातर डायबिटीज़, बीपी ये जब भी फ़ैमिलीज़ में रन करता है। मोटापा जो है, ये भी हमने देखा है कि अगर माँ-बाप का वज़न ज़्यादा है, तो बच्चों का वज़न ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो अगर मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री है और हमको कोई कारण मिलता है उनके पेरेंट्स में, तो हम लोग पेशेंट को या हम लोग जो जो हमारे पास आ रहा है स्क्रीनिंग के लिए, उसको उसी हिसाब से स्क्रीन कर सकते सो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे स्ट्रोक के बारे में? हैं। देखिए मैं आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा, एवरी मिनट काउंट्स। आप अपने जो स्ट्रोक के जो लक्षण हैं, उनके प्रति जागरूक रहिए। पहचानिए किसी को कब स्ट्रोक हो गया है, क्योंकि हर मिनट इम्पोर्टेंट है। चेहरा देखिए, उसका हाथ देखिए, ज़बान देखिए, क्या उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है या उसको देखने में दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी आपको महसूस करते हैं
चाहे से आपको वो फॉल्स साइन भी लगे तो भी एक बार तुरंत आपको मरीज को हॉस्पिटल लाके और एक बार उसको उसमें मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी जो है हम लोग जो स्ट्रोक से बच सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना डाइट हेल्दी रखें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने खाने में प्रचुर मात्रा में रखें, नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपना बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें प्लीज़, जितना हो सके मूव करें, है ना। जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग, तो सिटिंग और स्मोकिंग के खतरे बराबर हैं। धूम्रपान नहीं करना चाहिए और अल्कोहल भी आपको, अगर आप लेते हैं तो अल्कोहल भी आपको बंद करनी चाहिए। Thank you so much, sir, for very vital information. Thank you.